Okay, now in last video we have discussed about the variation of molar conductivity with concentration for strong electrolyte and weak electrolyte. Here we are going for explanation for that, explanation for the variations of molar conductivity with concentration. So for weak electrolyte, के हमने कहा था कि क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों? विद डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मतलब नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस. और जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बिकॉज द मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस जो हैं वो सारे मिलकर जितनी कंडक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टिविटी. सो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, हेंस मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस. और वी कैन से दैट लैम्डा एम नॉट, यानी द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कोरस्पॉन्ड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है. जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं, यानी सारा का सारा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स होल इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स की. अगर हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 होती नहीं है, तो हम फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि 1 होगी, कैसे होगी? तो ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी कंसंट्रेशन. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अ लैम्डा एम सी, लैम्डा एम नॉट, दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी. सो अल्फा 1 हो सकता है जब दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन कहाँ पहुँच जाए, जब हमारी इतनी कम हो जाए, इतना डाइल्यूट हो जाए कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल हो जाए. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड नाउ वी हैव फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, conductance behavior of strong electrolytes. कहता है on dilution what happen, there is no any increase in the number of ions as electrolytes are completely ionized in all concentration. So ये important है कि सभी concentration पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसोशिएट हो चुके होते हैं, तो डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ते हैं. तो फिर क्यों बढ़ती है कंडक्टिविटी? हाउएवर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज. अपोजिट चार्ज आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटर आयनिक फोर्सेस. क्या बोलते हैं हम? इंटर आयनिक फोर्सेस. ड्यू टू दीज फोर्सेस conductivity is less in concentrated solution, because concentrated solution में ये जो हमारी forces हैं they are very very much strong, but with dilution these forces decreases. और जो interionic forces हैं वो कम हो जाती हैं and ions becomes far apart from one another and conductivity increases. और वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ कोहलश लॉ, आल्सो नोन एज कोहलश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. कोहलश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है इसकी स्टेटमेंट? दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. हम बाद में पढ़ेंगे इसी में क्या होती है. ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन. कि कैटायन और एनायन की जो भी लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज हैं उनके सम के बराबर होती है जो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. एक्चुअली लिमिटिंग का वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो किया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की. ये सारा जो कंसेप्ट चलेगा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चलेगा. अगर आसान शब्दों में हम बात करें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैटायन और एनायन दोनों ही उसकी मोलर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे.
वो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस केटायन के साथ कौन एनायन है या किस एनायन के साथ कौन सा केटायन है, दोनों इंडिपेंडेंटली वो अपना अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इट कैन बी जनरली, एक जनरल इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने जनरल कोई, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स न्यू प्लस एंड न्यू नेगेटिव anions, then lambda naught, that is the limiting molar conductivity, it means molar conductivity at infinite dilution। तो हमने जो है आयंस को लैम्डा प्लस नॉट, ये क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज। ठीक है, यही लिखा हुआ है देखिए, दिस इज लैम्डा प्लस लैम्डा लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। सो ये हमारा कोरलश लॉ है। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो 2 इंटू एल्युमिनियम आयन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, 3 इंटू सल्फेट आयन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, कि एल्युमिनियम सल्फेट में इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेट्स मूव टू दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट पे हम चलते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे अगर हम चलें तो हमने देखिए 3 अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट की। हमने जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन में मोलर KCl NaCl, KNO3 NaNO3, KBr NaNO3, जब हमने इन सब में डिफरेंसेस देखा तो 23.4, 23.4, 23.4, तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, सोडियम और पोटाशियम का तीनों के अंदर ही डिफरेंस आया 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल। तो डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन इज दिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनायन, कि एनायन पे डिपेंड नहीं किया कि उसके साथ क्लोराइड था, नाइट्रेट था या ब्रोमाइड था। इट मीन्स ईच आयन हैविंग अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। और यही हमारा क्या है, कोरलश लॉ है। सिर्फ वहाँ पर जो इनफाइनाइट डिल्यूशन की वर्ड की जगह क्या यूज़ किया गया, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यूज़ किया था। दिस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन इज नोन एज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर कोरलश लॉ। नाउ वी मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ कोरलश लॉ। पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा डाइल्यूशन पे बड़ी आसानी से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कन्वर्ट करके और कोरलश लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचता ही नहीं है। ये तो उसका क्योंकि कुछ ना कुछ अल्फा जो है 1 नहीं होता, सो अल्फा 1 नहीं होता तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आएगा। सो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कोरलश लॉ को अप्लाई कर यूज कर सकते हैं कि हर एक केटायन और एनायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूशन देता है कंडक्टिविटी में, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ दूसरा एनायन या केटायन कौन है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेट अस कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोरलश लॉ के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता लगना चाहिए, इनफाइनाइट डिल्यूशन पर एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की सम जो है कंडक्टिविटी के सम के बराबर होना चाहिए। पर हमें ये मिलेगा कहाँ, हमें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली कैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो एसिटिक एसिड जो है अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। तो वो कहता है दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज लेट कंसीडर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किए जैसे कि HCl, NaCl एंड सोडियम एसीटेट। हमने ये क्या कर लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर लिए एंड फ्रॉम द कोरलश लॉ हमने तीनों की जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्वेशन लिख ली कि एसीटेट आयन, सोडियम आयन, इन सब का कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमने क्या किया, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड किया और उसमें से थर्ड को माइनस किया। तो इफ़ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंड देन सब्सट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन, व्हाट वी गेट, वी गॉट दिस कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें एसीटेट आयन की मिल जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें हाइड्रोजन आयन की मिल जाएगी। अगर दोनों को ऐड करें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें एसिटिक एसिड मिल जाता है। क्योंकि हमने ऊपर सारे स्ट्रॉन्ग लिए थे तो बड़ा आसान है हमारा कोरलश लॉ अप्लाई करना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और हमने उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट application of Kohlrausch law. So this is all about for today, and in next video we are moving towards further some applications of Kohlrausch law. Okay, thank you.